स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इसमें लिखते हैं। तो मैंने इसका कंडीशन क्या बताया था एरोमेटाइजेशन का कि एल्केन कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम उसके पास 6 कार्बन होने चाहिए, तभी वो बेंजीन बना पाएगा, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड बना पाएगा। तो लिखेंगे इसमें alkanes containing 6 to 8 carbon atoms, alkanes containing 6 to 8 carbon atoms, alkanes containing 6 to 8 carbon atoms when heated to about when heated to about when heated to about 773 Kelvin, when heated to about 773 Kelvin under 10 to 20 atm pressure, under 10 to 20 atm pressure, in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst consisting of oxides of chromium, consisting of oxides of chromium, vanadium. क्रोमियम एक आपका एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 24, फिर एक वेनेडियम है, उसी पीरियड में वेनेडियम भी आता है, ये फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, 21 से 30 में आते हैं ये दोनों, एंड एक और मॉलिब्डेनम भी। मॉलिब्डेनम पर लास्ट क्लास में देखे थे ना, ठीक है। इन तीनों के ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है, क्रोमियम, वेनेडियम एंड मॉलिब्डेनम। ओके, तो मॉलिब्डेनम दूसरे पीरियड में आएगा, इस पीरियड में मैंगनीज है इस पीरियड में। ओके, तो कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम एंड मॉलिब्डेनम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। एल्यूमिना Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना। सपोर्टेड ओवर का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी हम प्रमोटर्स लेते हैं। मतलब कैटलिस्ट को हमें समझ आया क्या होता है कि इट इज द केमिकल जो रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, राइट। पर समय के साथ कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी ना वो कम होने लगती है, तो उसके लिए हम प्रमोटर्स या सपोर्टर्स डालते हैं जो उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। मतलब कैटलिस्ट खुद डाला है रिएक्टेंट्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक और चीज यूज कर रहे हैं जिसको हम प्रमोटर्स बोल रहे हैं, सपोर्टर्स बोल रहे हैं। और एक होता है पॉइजन। पॉइजन तो नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हाँ अब हो गया, अब फास्ट रिएक्शन नहीं करवाना है, तो हम पॉइजन डाल देते हैं। पॉइजन मतलब उसके लिए जो जहर होगा, ठीक है। एक पॉइजन भी होता है, एक सपोर्टर होता है। सपोर्टर उसके एक्शन को एनहांस कर रहा है, पॉइजन उसके एक्शन को कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, get converted into aromatic hydrocarbons, get converted into aromatic hydrocarbons. This process which involves cyclization, ये साइकिल बनने वाला है ना। अभी आपका हेक्सेन अगर मैं लूंगा तो हेक्सेन एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसका साइक्लाइजेशन होने वाला है, which involves cyclization, isomerization and dehydrogenation is called aromatization, ठीक है। तो मैं पहले हेक्सेन बनाता हूँ। हेक्सेन इट इज CH3CH2CH2, इसको थोड़ा बेंजीन के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ ना, बेंजीन नहीं है पर ये, ठीक है। इट इज हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक है। इसमें हम अभी क्या करना है, इट इज हीटेड ओवर, क्या क्या लिखा है, कौन कौन से ऑक्साइड्स है, क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, वेनेडियम का V2O5,
मोलिब्डेनम का MO2O3 सपोर्टेड ओवर Al2O3 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 और है क्या? ठीक है, तो आपका क्या प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे? साइक्लाइजेशन, ये साइकिल में कन्वर्ट होने वाला है, साइक्लाइजेशन। और हमें मिलेगा, पहले क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में क्या फर्क है। यहाँ पे हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो अब इसका क्या करने की जरूरत है? बस हमें डिहाइड्रोजनेशन। अगर हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन कम कर दें हम, टोटल 6 हाइड्रोजन बाहर होंगे, यानी कि 3H2 बाहर होने वाला है। समझ रहे? तो आपको मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। ये जो बना है ये आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो वो जो लास्ट लाइन है वो यही है, which involves cyclization, isomerization and dehydrogenation। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक, अब सेम काम अगर आप हेप्टेन के साथ करोगे, हेप्टेन में 7 कार्बन है ना, तो टोल्यूइन मिलेगा। क्या मिलेगा? टोल्यूइन क्या था? हाँ, एक मिथिल ग्रुप अटैच होगा, है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथिल ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। ठीक है, मिथिल बेंजीन, क्या बोल सकते हैं उसको? मिथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेप्टेन का बस लिख लेते हैं, है ना, कि अगर एन हेप्टेन होगा तो फर्स्ट स्टेप में आपको यही सबके साथ आपको क्या मिलेगा? पहले मिथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या मिलेगा? मिथिल साइक्लोहेक्सेन, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? तो बाकी जो ऊपर लिखे हैं ना, वही सब चीजें यहाँ भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी लिखना। कौन सा नंबर की होगी ये? फिफ्थ है ना? सिक्स, सिक्स की फिफ्थ, सिक्स लास्ट। पायरोलिसिस, PYROLYSIS, पायरोलिसिस। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। लिसिस आ गया मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, इसमें लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, decomposition of a compound, decomposition of a compound by application of heat, decomposition of a compound by application of heat is called pyrolysis, is called pyrolysis।
ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक बड़ा एल्कीन लेंगे, उसको तोड़ के छोटे छोटे एल्कीन्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट लाइन में पायरोलिसिस ऑफ हायर एल्कीन्स, pyrolysis of higher alkenes, pyrolysis of higher alkenes to give a mixture of lower alkanes and alkenes, pyrolysis of higher alkanes to give a mixture of lower alkanes and alkenes is called cracking, is called cracking. पायरोलिसिस को अपन क्रैकिंग भी बोल सकते हैं, क्रैक करना भी तो तोड़ना ही हुआ ना। ठीक है, कॉल्ड क्रैकिंग। तो स्टॉप, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। होता कैसे ये रिएक्शन? इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग हायर एल्केन्स टू हाई टेम्परेचर्स, हायर एल्केन्स टू हाई temperatures. Temperature is 773 to 973 Kelvin. 773 to 973 Kelvin under a pressure of 6 to 7 atm. Under a pressure of 6 to 7 atm. एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, C6H14 ले रहा हूं मैं, हेक्सेन। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लो, 773 केल्विन एट 6 to 7 atm प्रेशर। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन क्या मिलेंगे देखना, एक हेक्सीन बन सकता है C6H12 प्लस H2, या फिर C4H8 प्लस C2H6। बैलेंस करना है बस, समझ रहे कैसे बैलेंस करना बोलो। एक 4 वाला हो गया तो 2 ही कार्बन बचेगा ना, तो 2 वाला कार्बन है, और यहाँ पे 8, ये 14 है ना, 4 लिख दिया होगा, 14 ना, हेक्सेन C6H14 होगा, और यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो 8 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट बन सकता है, अलग अलग टेम्परेचर कैटलिस्ट यूज करके अपन अलग अलग टाइप का ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपीन, इथीन, मीथेन। प्रोपीन मतलब C3H6, मीथेन CH4 एंड इथेन C2H6। हाइड्रोजन कुछ करना होगा, मीथेन इथीन है, ठीक है, प्रोपीन, इथीन, मीथेन। ठीक, ये एक एग्जांपल याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एल्कीन के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालना, कॉन्फर्मेशंस ऑफ एल्कीन्स। कॉन्फर्मेशंस जो मैं थोड़ा बीच में डिस्कस किया था, सॉ हॉर्स और स्टैगर्ड और एलिप्स। कॉन्फर्मेशंस ऑफ एल्कीन, कॉन्फर्मेशंस ऑफ एल्कीन्स, ये भी एक तरह का आइसोमर ही है ना, है ना, बट किस तरह का है, स्ट्रक्चरल नहीं है, स्टीरियो टाइप का है ना। स्टीरियो में अपन 2 तो पढ़ते थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में अपन ट्रांसिट्स पढ़े थे, वैसे ही एक और होता है आपका कॉन्फर्मर्स। ठीक है, कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स या फिर कॉन्फर्मर्स, इनको हम रोटामर्स ही बोलते हैं, they are also known as rotamers। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होता है दोनों का। जैसे हमने सिक्स ब्यूट 2 बनाया था और ट्रांस ब्यूट 2 बनाया था, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम था ना, बट उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग था। ट्रांस वाले में 2 CH3 ऑपोजिट में थे, 2 H ऑपोजिट में थे, और सिस वाले में दोनों CH3 एक ही साइड में थे, 2 H एक साइड में। मतलब अरेंजमेंट बस अलग है, वो भी स्पेस में। ठीक है, बट बाकी स्ट्रक्चर वाइज वो दोनों एक जैसी है। दोनों के पास 4 कार्बन है, दोनों के पास डबल बॉन्ड भी वही पोजीशन पे है, और दोनों का नाम भी ब्यूट 2 ही है। बस जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट एक को सिस और एक को ट्रांस बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ऐसे ही होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट स्पेशियल अरेंजमेंट में कुछ एटम्स का पोजीशन बस चेंज होता है, जिसके कारण एक
लेफ्ट रोटेट करता है लाइट को और एक राइट रोटेट करता है लाइट को। मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था आपको कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। मतलब स्टीरियो 3 टाइप के होते हैं, उसमें से एक ये टाइप है, बाकी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म में आते हैं। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में बस स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होती है एटम्स की, ठीक है, बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। हमें क्लियर, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स पढ़ते हैं, देखो इसमें हाइफन डाल के, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ the infinite number of momentary arrangements of the atoms, the infinite number of momentary arrangements of the atoms in space, which result through rotation, which result through rotation, which result through rotation about a single bond, about a single bond, about a single bond. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो दोनों उस बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकते हैं, बट ये रोटेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में मिसिंग, बिकॉज वहां पे पाई बॉन्ड्स उनको पकड़ के रखते हैं ऊपर से नीचे से, जिससे वो ऐसे घूम नहीं पाते पूरा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो बन रही है, दोनों कार्बन एक दूसरे के एक्सिस में, उस एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी दोनों ऐसे हैं, कभी एक ऐसा है दूसरा ऐसा हो गया, कभी ये ऐसा था ये ऐसा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी मोमेंटरी अरेंजमेंट होती है स्पेस में, अपन जो लिखे ना इनफाइनाइट नंबर, ये कभी भी हो रहा है, समझ रहे हैं? ये एक अरेंजमेंट होगी, ये एक अरेंजमेंट होगी, ये सारी मोमेंटरी अरेंजमेंट्स है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये है आपकी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट, जिनमें हम दो को ज्यादा फोकस करते हैं, एक ऐसी वाली जहां दोनों अपोजिट है और एक ऐसी वाली जहां दोनों एक जैसे, ठीक है। तो क्या लिखे, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस, आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस, about a single bond are called conformations, or rotational isomers, or rotational isomers, or rotational isomers। और अगर दोनों कंबाइन कर दे अपन रोटेशनल आइसोमर को तो बनेगा रोटामर, और सिंपली रोटामर्स, और सिंपली रोटामर्स, ठीक है। तो इसमें इथेन को अपन समझते हैं, इथेन का कैसे होगा, तो इसका हेडिंग इसी में डालना, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन होता है आपका CH3 बॉन्ड CH3, इथेन इज C2H6 ना, इथेन इज C2H6, दैट इज CH3 बॉन्ड CH3। तो ये बॉन्ड के अलोंग दोनों रोटेट करने वाले दोनों कार्बन, ठीक है। इसमें लिखना, आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, out of the infinite number of possible conformations of ethane, infinite number of possible conformations of ethane, only two extreme conformations are important, only two extreme conformations are important, only two extreme conformations are important, that is staggered, that is नाम लिख रहे दोनों के, staggered STAGGERED, staggered, and second लिखना eclipsed, 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 staggered and eclipsed। eclipsed क्यों नाम पड़ा इसका, एक के पीछे दूसरा छूट जाएगा, है ना। मतलब अगर दो कार्बन कुछ ऐसे हैं, मतलब ये आपका CH3 में ये ऐसा है और पीछे वाला कार्बन भी कुछ ऐसा ही है,
अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे सिर्फ यही 3 दिखेंगे, पीछे वाला इसके पीछे छुप जाएगा, जस्ट लाइक जो एक्लिप्स होता है ग्रहण, इसमें छुप जाता है ना पीछे हमारा, ठीक है, सन या मून तो छुप जाते हैं, तो उसको अपन एक्लिप्स बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एक्लिप्स पड़ा है। और स्टैगर वाले में क्या है, दूसरा एक्सट्रीम क्या है, एक एक्सट्रीम ये हो गया तो दोनों एक जैसे हैं, और दूसरा एक्सट्रीम ये दोनों ऊपर चले जाएंगे लाइक दिस, और ये नीचे आ जाएंगे, दिस इज स्टैगर, ठीक है। ओके, तो लिखो इसको एक्लिप्स एंड स्टैगर। ओके, नीचे लिखना है, इसके दोनों के बारे में लिख लेते हैं, या पहले इसका स्ट्रक्चर बना दो दोनों को, पहले ऊपर वाला बना दो, तो अपन 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, या पहले काम करते हैं रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, पहले 100 हॉर्स लिख लो, 100 हॉर्स फॉर्मूला, 100 हॉर्स, SAWHORSE, 100 हॉर्स फॉर्मूला। in this in this in this the bond between two carbon atoms, in this the bond between two carbon atoms, in this the bond between two carbon atoms is drawn diagonally, is drawn diagonally, is drawn diagonally, and is slightly elongated for clarity, and is slightly elongated for clarity, and is slightly elongated for clarity, ताकि आपको दोनों कार्बन दिखे ना। ओके, फुल स्टॉप। The sawhorse representation for staggered and eclipsed is shown below. ऊपर वाला ये जो बना है ये आपका हो जाएगा eclipsed and this is staggered. The sawhorse representation of staggered and eclipsed are given below. दोनों बना लो, eclipsed and staggered. सेकेंड लिखना न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपका 100 हॉर्स फॉर्मूला था। अगला है न्यूमैन, NEWMN, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सब अलग अलग तरीके थे 3D स्ट्रक्चर को पेपर में बनाने के ना, जैसे हमने इसके पहले वो वेज वाला देखा था ना, वेज डैश एंड वेज, वो भी तरीका था एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कॉपी में बनाने का, पेपर में बनाने का, क्योंकि वो भी 3D स्ट्रक्चर है, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, इसमें देखो in this the molecule is viewed, the molecule is viewed, VIEWED, the molecule is viewed along the bond joining the two carbon atoms, along the bond joining the two carbon atoms, along the bond joining the two carbon atoms। मतलब अभी हम इसे डायगोनली देख रहे थे, है ना, अब हमको इसको सामने से देखना है। सामने से मतलब
ये एक कार्बन है, इसके पीछे दूसरा कार्बन है और ये उनकी बॉन्ड है, तो हमें यहां से देखना है इसको, अलोंग द बॉन्ड। समझ रहे हो ना? तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, इन दोनों की बॉन्ड ये है ना, तो मुझे इसको ऐसे देखना है, अलोंग द बॉन्ड। अभी तो हम साइड से आके देख रहे थे ऐसे, अब हमको सामने से देखना है। समझ रहे हो? फ्रंट व्यू समझते हैं ना? तो मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो मुझे डायगोनली आप लोग दोनों दिख रहे हो, राइट? अगर मैं सामने आके खड़ा हो जाऊं आप दोनों के, तो अभी भी दिख रहे हो, बट समझ जाओ, ठीक है? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रंट व्यू। ठीक है, ओके। तो इसी चीज को मैं अगर सामने से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ये तो उसको छुपा देगा ना एक्लिप्स वाले को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे इसको, मतलब इसके लिए फर्स्ट कार्बन जो हमारे आंखों के पास में, ये आंखों के पास में, ये आंखों से दूर है ना, तो उस आंखों के पास वाले कार्बन को एक डॉट से बनाएंगे, ठीक है? और उसके 3 हाइड्रोजन को हम इक्वली स्पेस्ड और इक्वल हाइट की लाइन से बनाएंगे। ये हो गया। अब जो पीछे वाला कार्बन है जो दूर है, उसको हम एक सर्कल से डिनोट करेंगे। ये जो सर्कल है पीछे वाला कार्बन है, ठीक है? और उसके जो 3 हाइड्रोजन है उनको हम ऐसे डॉट लाइन से दिखाएंगे, like this, ठीक है? और जब वो स्टैगर्ड होगा तब तो ये अलग से ही आपको नीचे दिखेंगे, ठीक है? तो उसको एक लाइन लिखना है इसके लिए, क्या लिखे? ओके, इज viewed along the bond joining the 2 carbon atoms. So sub the carbon atom near the eye is represented by a point. The carbon atom near the eye is represented by a point. Represented by a point, and the 3 atoms, and the 3 atoms, and the 3 atoms by equally spaced radii, and 3 atoms by equally spaced radii. तो इसको ना 120 डिग्री 120 डिग्री का स्पेस हो जाएगा, ठीक है? तो सब द कार्बन एटम फर्दर फ्रॉम द आई, जो आंखों से दूर वाला कार्बन एटम है, द कार्बन एटम फर्दर फ्रॉम द आई is designated by a circle, is designated by the circle, and the 3 atoms by equally spaced radii, equally spaced radii, ठीक है? तो ये जो बना है मैंने, ये एक्लिप्स है, और स्टैगर्ड का कैसा बन जाएगा? ये फ्रंट वाला कार्बन और ये बैक वाला कार्बन, ठीक है? यहां से एक एक्सटेंशन आप ऐसा निकाल देना, 2 ऐसा रहेगा ना, ठीक है? तो पीछे वाला इसको यहीं से दिखा रहा था। ऊपर वाला स्टैगर्ड, नीचे वाला एक्लिप्स्ड। ठीक है, चलो बस एक चीज और एल्कीन का बच गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं फिर एल्कीन चालू करेंगे। ये हो जाएगा तो नेक्स्ट लिख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इसका नाम भी लिख लेना ना, ये एक्लिप्स है। ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये सॉहॉर्स। सॉहॉर्स ऐसा कुछ दिखते मैं दिखाया क्या पहले भी? दिखाया था ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, इसमें हम इसकी 4 चीजें देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। फिजिकल स्टेट भी आ सकता है,
कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो जनरली किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन्स के ना शुरू के मेंबर्स गैसियस होते हैं, फिर मिडिल वाले मेंबर्स थोड़े लिक्विड फॉर्म में होंगे और हायर वाले सॉलिड। क्योंकि जब ये मास बढ़ता है ना तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और हमें पता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है और सबसे कम अट्रैक्शन गैस में होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए दोनों चीज लिख देते, स्टेट भी लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी लिखेंगे। इसमें लिखो द फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस, द फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस, यानी कि मीथेन से ब्यूटेन। द फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस। नेक्स्ट के नेक्स्ट 13 आर लिक्विड्स। नेक्स्ट 13 मतलब C5 से लेके C17 तक, दोनों को काउंट करोगे ना तो 30 हो जाएगा। C5 से लेके C17 तक आर लिक्विड्स, नेक्स्ट 13 आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, higher members are solids। ठीक है, ये तो उनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात होगी। फिर किसी का नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स increases with increase in their molecular mass। The boiling points of straight chain alkanes increases with increase in their molecular mass। ठीक है, मतलब एक एक कार्बन ऐड होता है और लगभग 15 से 20 डिग्री का इंक्रीमेंट होता रहता है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, it is due to उसका रीजन है, it is due to increase in the molecular size। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मतलब साइज भी तो बढ़ रहा होगा ना। 2 कार्बन वाले का मास कुछ और होगा, 4 कार्बन वाले का मास कुछ और होगा, 5 का कुछ और होगा, का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स एक्चुअली मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, क्या लिखे, इट इज ड्यू टू increase in the molecular size and hence the surface area of the molecule, hence the surface area of the molecule। So sir, as a result the magnitude of van der Waals force of attraction, आप वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मास के बीच का फोर्स है, राइट। हमें पता है कि जिसका मास ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे अर्थ हम सबको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि उसका मास ज्यादा है वो हमें अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। बट ये एक तरह का वीक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। वैसे ही आपके वॉन डेर वाल्स फोर्स भी है। ठीक है, क्या लिखिए, as a result the magnitude of the van der Waals लिखिए ना स्पेलिंग, W तो नहीं यूज किया ना, V है ना सर, वॉल्स में तो W आएगा। हाँ, मैं पहले वाली की बात कर रहा हूँ, है ना। VANDER वॉन्डर, फिर वॉल WLS, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन goes up। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन goes up and hence the boiling point increases, ठीक है, ये तो बात होगी स्ट्रेट चेन एल्केन्स की। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन को आप अरेंज कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पेंटेन का, फिर ब्यूटेन का, फिर आपका प्रोपेन, इथेन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन। ये तो बात होगी स्ट्रेट चेन की। लेकिन इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है,
और सरफेस एरिया भी बढ़ता है, ठीक है। पर यही 5 कार्बन वाले पेंटेन को मैंने अगर ऐसा बना दिया, आइसोमर, ये आइसोमर है पेंटेन का, नियोपेंटेन। पहले यही 5 कार्बन ऐसे कनेक्टेड थे, राइट, सरफेस एरिया ज्यादा था, बट अब मैंने ब्रांचिंग करके उसका सरफेस एरिया कम कर दिया, राइट। तो सरफेस एरिया कम होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करना होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं, among isomeric alkane, next line में, next paragraph, among isomeric alkane, among isomeric alkane, among isomeric alkane, the branched chain isomer, the branched chain isomer, the branched chain isomer has lower boiling point than straight chain, has lower boiling point than straight chain alkane. ठीक है, इसका रीजन लिखते हैं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, this is due to the reason that, this is due to the reason that with branching, the shape of the molecule tends to approach, अब देखो इसके शेप को किसके अंदर, कौन से शेप के अंदर डाल सकते हो, स्फीयर के अंदर डाल सकते हो, ऐसे ऐसे करोगे ना आप इसको, आप इसके लिए कभी ऐसा नहीं बनाओगे ऐसा लंबा, आप इसको ऐसा बोल दोगे, ऐसे मतलब बनाते समय। तो जब इसको कवर करना होगा तो मैं रेक्टेंगल बना दूंगा, इसको कवर करने के लिए मैं एक सर्कल बना दूंगा, स्फीयर टाइप का बना दूंगा शेप, ठीक है। तो जिसका एक सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद ब्रांचिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू अप्रोच दैट ऑफ अ स्फीयर, दैट ऑफ अ स्फीयर, क्या सोच रहे हैं, दैट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। एज अ रिजल्ट the surface area of branched isomer decreases. As a result, the surface area of branched isomer decreases. The surface area of branched isomer decreases. Due to this, van der Waals force of attraction decreases. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। इसमें अपन फिजिकल स्टेट भी डिस्कस कर लिए, बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लिए, स्ट्रेट चेन वाला भी और आइसोमर्स भी, ठीक है। सेकंड लिखना मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में लगभग बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही होता है, तो अपन एक लाइन लिख के आगे बढ़ेंगे। देख लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, ये समय ये मतलब कि अगर हम स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन वाली लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा, मतलब एक ये है और एक ये है, हाँ। इसका कम होगा ना, इसका सरफेस एरिया कम है। अगर 2 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन हो पूरा तो 4 कार्बन, हाँ ये 4 कार्बन स्ट्रेट चेन ना, हाँ, तो फिर उसका ज्यादा होगा, हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांचिंग में भी अगर आप जैसे 2 ब्रांच है, किसी में 1 ब्रांच है, तो जिसमें 2 ब्रांच होगा उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और एक ब्रांच वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा 2 ब्रांच वाले। तो मेल्टिंग पॉइंट आइकन डाल के लिखना, बॉइलिंग पॉइंट तो अभी लिखे हैं, पूरा बी दिख रहा है, हाँ ये ऐसा एम बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा वाला कैलिग्राफी कर लो। हाँ चलो ओके, तो लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, melting point of alkane also increases. Like boiling points, melting point of alkanes also increases. Like boiling points, the melting points of alkane also increases with increase in carbon content. With increase in carbon content.
ठीक है। थर्ड लिखना सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। देखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसी का मतलब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब यही होता है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक इज द जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी, इज द जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो अब एल्केन्स ठहरे नॉन पोलर, सब तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड है ना, सब एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, देयर इज नो पोलैरिटी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, राइट। तो उस केस में आपके एल्केन्स किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट में। ठीक है, सॉल्वेंट में। देखो इसमें, तो एल्केन्स व्हिच आर नॉन पोलर आर insoluble in, alkenes which are non-polar, alkanes which are non-polar are insoluble in, are insoluble in polar solvents, are insoluble in polar solvents। आपके पास पेन नहीं है क्या, क्यों नहीं लिखते पेन से? Are insoluble in polar solvent such as water, alcohol, etc., such as water, alcohol, etc., but are highly soluble in, but are highly soluble in, but are highly soluble in non-polar solvents, non-polar solvents, non-polar solvents such as ether, benzene, carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, etc. कार्बन टेट्राक्लोराइड से मुझे याद आया कि कल हमने जो 4 कार्बन के कंपाउंड्स बनाए थे ना क्लोरीन वाले, याद है, स्टार्टेड विद CH4, फिर हमने उसको CH3Cl बनाया, फिर हमने उसको CH2Cl2 बनाया था, फिर हमने CHCl3 बनाया था, एंड फाइनली CCl4। इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या ये कॉमन नेम है, बाकी इसका IUPAC नेम एक चीज बोलो, 3 नाम बोलो। टेट्रा नाम तो मैं 3 तो नाम बोल, हाँ, टेट्राक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन। ठीक है, सही। 1 2 3 4 तो अपन कार्बन के नंबर को देते हैं ना, यहाँ तो एक ही कार्बन है, कहाँ गया सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लोरीन बताने के लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं, मोनो, सॉरी, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, मोनो यूज नहीं करते, एक ही है तो क्लोरोमीथेन बोल देते हैं। ठीक है, मोनो यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डाइक्लोरो हो जाएगा, इसके लिए ट्राइक्लोरो हो जाएगा, इसके लिए टेट्राक्लोरो हो जाएगा। ये तो इनके IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम इसका मैंने बताया आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये लिख लो वहां पे ना, दिस इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 जहां लिखे है ना कल, तो मैंने सोचा था कि बताऊंगा, तो मैकेनिज्म में इतना घुस गए अपन, प्रोपेगेट हो गए कि नाम बताना भूल गया। CHCl3 में लिखना क्लोरोफॉर्म, ये आपका कार्बन टेट्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलो हो गया, ये सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो गई। तो लिख लिया पूरा फाइनल लास्ट लाइन। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट लास्ट, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। It increases with increase in molecular mass. It increases with increase in the molecular mass. It increases with increase in the molecular mass till
0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टिल 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इनकी मैक्सिमम डेंसिटी है किसी भी एल्कीन। मतलब ये तो पानी से भी हल्का है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बात कर रहा हूँ उसी में बताओ ना, ठीक है। वाटर की बाकी जो बोल रहे हो वो भी सही है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 के सामने तो 0.8 बड़ा दिखेगा ही, बट हम जब कंपेयर कर रहे हैं इस यूनिट से तो इसी यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। वाटर की डेंसिटी, तभी तो वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। और आप ऐसा हर लिक्विड के नहीं बोल सकते, राइट। आप 1 किलो दूध बोल के ऊपर लेके आते हो 1 लीटर दूध, दोनों सेम नहीं है। 1 लीटर दूध इज नॉट इक्वल टू 1 kg दूध। हाँ, 1 किलो दूध 1 किलो वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर, तो आप बोल सकते हैं, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ग्राम, समझ। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ग्राम, मतलब 1 लीटर मतलब 1 kg, ठीक है। वाटर में, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है, उसका मास और वॉल्यूम आप बराबर बोल सकते हो। एक मास का यूनिट है ना केजी, और लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। और डेंसिटी अपन बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। अब क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है तो उसका मास और वॉल्यूम बराबर है। समझिए क्या बोलते हैं? ओके, तो ये सारे एल्केन्स पानी से हल्के होते हैं, मतलब दे विल फ्लोट इन वाटर, समझिए। तो क्या लिखे? 0.8 ग्राम per centimeter cube. This means that all alkanes are lighter than water. This means that all alkanes are lighter than water. All alkanes are lighter than water. ऐसी और कौन सी चीज है जो लाइटर देन वाटर है? और ऑयल, ऑयल है ना। ऑयल में एल्केन्स क्या? आई, अच्छा अल्कोहल तो मिक्स हो जाता है। अगर वो लाइटर होता तो वो ऊपर रहता ना, हैवी होता तो नीचे रहता, बट वो तो मिक्स हो जाता है अल्कोहल, ठीक है। उसको ठीक है हाई हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो है मिक्सेबल, ठीक है। ओके, ठीक है, हो गया ना डेंसिटी। चलो नेक्स्ट टाइम डाल लो बड़ा सा हेडिंग, एल्कीन्स। एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, CnH2n। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अपन ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, इससे मैं वापस इसमें नहीं जा रहा हूँ ना, वरना हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं अपन, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो पी और पी का एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसे बनेगा, आप लोगों को बताना, अपन इसको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। होता कैसे है? दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि कार्बन का एक s और 2 p। कार्बन के पास कितने s होंगे? एक s और 3 p होते हैं, 2s एंड 2p। इसके एक s और 2 p मिलके कुछ इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन बना देते हैं। सॉरी, ये एक ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये तीसरी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। All the 3 sp2 hybridized orbital are arranged in the form of trigonal planar with an angle of 120 degree each. ये एक ऑर्बिटल है एक्चुअली, एक बड़ा लोग एक छोटा लोग। ये छोटा लोग छोटा कैसे होगा? क्योंकि वो स्फीयर के साथ जाके बना, ऐसा एक 2s ये है और p ये थे, जब ये दोनों मिलेगा तो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बाकी 3 में भी ऐसे ही होगा। भाई 3 तो 1s एंड 2p मिक्स हो गया तो 3 नए बनते हैं sp2। एक कार्बन हो गया ये, ऐसी दूसरा कार्बन बना देता हूं मैं, ठीक है। ये वाला ये कार्बन है और ये वाला ये कार्बन, ठीक है। तो दोनों रेडी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, राइट। अब इनके पास एक ऑर्बिटल p वाला अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, राइट। उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, तो अब वो बचेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूँ, क्योंकि अपन बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना, ध्यान देना।
वही चीज है, उसको थोड़ा सा लेटा दिया होगा कार्बन को दोनों को। ठीक है, ये दोनों के बीच में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन चुकी है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अब दोनों के पास एक पी है जो हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए मैं उसको प्रॉपर डबल लोब बना रहा हूं। ये वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दोनों की, इन दोनों के बीच में बनती है साइडवाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड। ये एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। और क्लाउड उसका ऐसे ही बनता है, ऊपर भी लोब है नीचे भी लोब है, इससे तो वो घूमने नहीं देता, इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों बच गई हैं, यही दोनों तो बची ना दोनों की, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक और यहाँ एक। तो ये बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ गए? ऐसे हम बाकी भी बना सकते हैं, पर सब में चीज यही होगी जहां डबल बॉन्ड बनेगी। ठीक है, इसको ये सोच के ट्रिपल बॉन्ड मत सोचना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो एक और बनाऊंगा मैं टिल्टेड वाला P, और वहां भी ऐसे ही बॉन्ड दिखाऊंगा। ठीक है, इसको कहते हैं अपन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, आगे बढ़े। ये दिख चुके हैं अपन, पीछे इसलिए वापस नहीं लिखा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर भी कर चुके हैं, है ना, आइसोमेरिज्म भी देख चुके हैं, ट्रांस एंड सिस ज्योमेट्रिकल वाला। बाकी इसके अंदर और कौन से आइसोमर्स ये शो कर सकता है? जैसे हमने एल्केन्स में देखा था, वो सिर्फ आपका चेन आइसोमर शो कर रहा था, आइसोनियो नॉर्मल और एल्केन्स। पर एल्कीन में अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो वहां पे आपका डबल बॉन्ड वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले डाल लो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखना, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, by partial reduction of alkynes, by partial reduction of alkynes। पार्शियल रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फुल्ली रिडक्शन हो जाएगा तो एल्केन बन जाएगा। याद है हमने अल्काइन से एल्कीन बनाया था, हाइड्रोजन ऐड कर करके। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे ना। तो अगर मैं एक अल्काइन लेता हूं, लेट्स टेक सिंपलेस्ट अल्काइन, दैट इज सॉरी इथाइन। ठीक है, इथाइन इज द सिंपलेस्ट वन। इसमें मैं अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं 2 मॉलिक्यूल, तो ये तो पूरा इथेन बन जाएगा, बनेगा ना। इसका अपन को फुल्ली रिडक्शन नहीं कराना है, पार्शियल कराना है। ठीक है, अब वो पार्शियल कैसे होगा? किसी ना किसी कैटलिस्ट के कारण नहीं हो पाएगा जो फुल्ली रिडक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन डाल के लिखो इसमें, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वहां अपन ने क्या कैटलिस्ट यूज की थी, याद है? निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, इन तीनों में से कोई यूज करेंगे तब फुल रिडक्शन होगा। अल्काइन एल्केन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। हाँ, आगे क्या बोल रहा हूँ? द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस टू एल्कीन्स, the catalytic hydrogenation of alkynes to alkenes occurs faster than that of alkenes to alkanes. Occurs faster than that of alkenes to alkanes. Full stop. By using a specific catalyst, by using a specific catalyst, by using a specific catalyst, it is possible to stop the reduction. It is possible to stop the reduction. It is possible to stop the reduction at alkene stage. तो उसको एल्केन ना बनने दे। समझ लो जो लिख रहे हो? अगर हम स्टार्ट करेंगे अल्काइन से, तो कुछ ऐसा कैटलिस्ट यूज करके ना उसको एल्कीन स्टेज में ही स्टॉप कर सकते हैं रिएक्शन, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन नहीं बनाना है। बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। बट यहाँ उसको कैटलिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो तो हमारी हेल्प कर रहा है ना एल्कीन बनाने में। फुल स्टॉप।
Further, alkynes can be reduced to give cis or trans isomers. Further, alkynes can be reduced to give cis or trans isomers of alkenes. Cis or trans isomers of alkenes. ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिखा उसको लिख लो, फिर हम समझते रिएक्शन में क्या हो रहा है. ठीक है. ये क्या बना है? What is this? नाम नाम. This is butane. हाँ. Butane. ब्यूट-2-आई. और जो बन रहे हैं वो ब्यूट-2-ईन है. तो भी ये वाला है आपका ट्रांस ब्यूट-2-ईन और ये है आपका सिस. ठीक है. This one is cis. अब देख रहे हो अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट से आपको ट्रांस और सिस मिलेगा. Plus S है. हाँ प्लस है सल्फर. पॉइजन बोल रहे हैं ना, पर एक्चुअली सल्फर भी. ठीक है. दोनों टाइप की रिडक्शन में ना एक्चुअली बनेंगे तो दोनों ही, बट जो हमने लिखा है ना वो मेजर प्रोडक्ट है इसका. मतलब अगर मैं ब्यूट-2-आइन लूं और अगर मैं बर्च रिडक्शन करवाऊं तो मुझे ट्रांस भी मिलेगा और सिस भी मिलेगा, बट ट्रांस का क्वांटिटी ज्यादा होगा. इसी को हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट. और दूसरा जो बन रहा है सिस वाला वो माइनर होगा. और जब ये कैटलिस्ट लेके बनाएंगे तो सिस वाला मेजर होगा और ट्रांस वाला माइनर होगा. समझ रहे हैं? और लिक्विड और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इससे दोनों लिखा हुआ है. ठीक है. हाइफन में डाल सकते हो अगर उसको और समझ रहे हो तो उसको हाइफन डाल दो. ठीक है. ठीक. चलो सेकंड मेथड लिखना. इससे अपन बना सकते हैं एल्कीन. दिस इज द फर्स्ट मेथड. और ये बना किससे है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. समझ लो, मतलब एल्काइन से. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब फ्रॉम एल्काइन. फ्रॉम एल्काइन, राइट. वहां भी पहला रिएक्शन या पहला प्रिपरेशन हमने हाइड्रोकार्बन से किया था, उसके हायर वाले से. तो एल्कीन के दोनों हायर थे, एल्कीन भी और अल्काइन भी. अब एल्कीन के लिए तो एक ही हायर है, अल्काइन. तो पहला मेथड इसी से. उसका दूसरा मेथड किससे था याद करो? Woods reaction. क्या रिएक्शन? Woods reaction. वुड्स वुड्स रिएक्शन. और ग्रिग्नार्ड वाला. तो किसका यूज किए? अरे तो चीज क्या थी, किससे बनाए थे ग्रिग्नार्ड?
किससे बनाए थे कितना? MGX हेलो अल्किल हालाइड से बनाए थे। अल्किल हेडिंग क्या था मेन? फ्रॉम अल्किल हालाइड, पहला थ्रू गिब्राल्टर रिएजेंट, दूसरा वुड्स रिएजेंट, और तीसरा क्या हेडिंग था? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन मेन रिएजेंट का याद रखो, पहला वाला हम बनाए थे एल्कीन अल्काइन से, दूसरा बनाए थे अल्किल हालाइड से, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से। टोटल 5 मेथड। इसमें पहला मेथड हो गया अल्काइन से, इसके हायर वाले मेंबर्स से, तो हायर वाला से, और दूसरा वापस अल्किल हालाइड से। तो लिखो सेकंड मेथड फ्रॉम अल्किल हालाइड्स। फ्रॉम अल्किल हालाइड्स, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनाया था मैंने? अल्किल हालाइड था हेलो एल्केन्स, ब्रैकेट में लिख भी लेना। फ्रॉम अल्किल हालाइड ब्रैकेट में हेलो एल्केन्स। बढ़िया रिएक्शन है ना, तो लिखते हैं, चलो आइकन डाल के लिखो। अल्किल हालाइड्स on heating with a strong base, alkyl halide on heating with a strong base such as sodium ethoxide, sodium ethoxide, क्या होगा इसका फॉर्मूला? सोडियम इथॉक्साइड। ईथ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं, और सोडियम भी बोल रहे हैं, मतलब C2H5ONa होगा ऐसा? क्या बोलते हैं फॉर्मूला? ईथ बोल रहे हैं मतलब 2 कार्बन तो होगा ना। इथेन के साथ C2H6 होता है। इथेन क्या होता है? C2H6, उसका एक हाइड्रोजन हटाया और साथ में ONa लगा। ठीक, तो क्या बना? C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ओके। और a concentrated alcoholic solution of, or a concentrated alcoholic solution of, or a concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide, potassium hydroxide undergo, अच्छा एक बार यहां देखो, फिर वापस अपन इसमें आते हैं। मैं इथिल ब्रोमाइड या इथिल क्लोराइड बना रहा हूँ, ठीक है, या क्लोरो इथेन बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, ये है अल्किल हालाइड, का नाम है क्लोरो इथेन। क्या है ये? क्लोरो इथेन। इससे मुझे बनाना है इथीन, राइट? तभी तो अपना मोटिव फुलफिल होगा ना। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एल्कीन बना रहे हैं। अब इससे ये कैसे बन सकता है? आपको इन दोनों में क्या क्या चीजें डिफरेंस में दिख रही है? एक H और एक Cl, जो कि इसमें है, इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब सेम है ना। ये हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगी, क्या बोलते हैं, है ना? तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, क्योंकि अपन को रिमूव करना, राइट, तो डी आएगा, है ना? डिहाइड्रोजनेशन में तो सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा, और डिहाइड्रोजनेशन में सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। चलो तो लिखो, अंडरगो के बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो दोनों के आगे डी लग जाएगा, ठीक है। चलो इसको ये तो मैंने ऐसे जस्ट बताया, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं अपन। लिखे ना, एक पहले जनरल सा रिएक्शन लिखो, फिर अपन आगे लिखते हैं एग्जांपल। ये आपका C, जिसके पास X लगा रहा हूं ना, X मतलब हाइड्रोजन, कोई भी X हो सकता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज और है इसमें, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा उसको अपन अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और उसके नेबर वालों को हम बीटा बोलते हैं, और उसके और नेबर वाले को गामा डेल्टा, ऐसा चलता है, राइट? तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम एक और है, एक तो अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल दिए, और दूसरा इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तीसरा टाइप का रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक एडिशन, और ये एलिमिनेशन। यहाँ कोई चीज ऐड नहीं हुई ना, तो एडिशन बोलते हैं। यहाँ से कोई चीज का सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई नया आएगा पुराना जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस उसमें से एक मॉलिक्यूल हट गया, एलिमिनेशन। तो इसका नाम क्या है? बीटा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन में से हाइड्रोजन हटेगा,
और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन हटेगा, इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसको बना लूं, अल्फा बीटा जरूर लिखना है ना। और ये किसके प्रेजेंस में होने वाला है, अल्कोहलिक KOH, या फिर आप लोग जो लिखे हैं सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, इसके प्रेजेंस में भी हो सकता है, या फिर हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक, देखो ना अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका एल्कीन प्लस, क्या लिख दूं यहाँ पे प्लस में, HCl हाँ Cl जाएगा HX, ठीक है। तो X लिख भी लेना, X क्या है आपका यहाँ पे, X कैन बी Cl और Br और I। जनरली अपन फ्लोरीन के रिएक्शंस नहीं करवाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। समझ गए ना, नीचे एग्जांपल नीचे लिखना, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सबके ना अपन नाम लिखे थे पहले चैप्टर में इसके, है ना। अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं एक एक करके रिएक्शंस। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पिछले चैप्टर में अपन एस्टिमेशन डिटेक्शन पूरा पढ़ लिए थे, प्यूरिफिकेशन भी किए थे सारे, मतलब क्रोमेटोग्राफी वगैरह सारे मैंने आपको स्लाइड्स में समझाया था सारा। और लास्ट स्लाइड में मैंने बस तीनों रिएक्शन के नाम लिख के एक एक आपको समझा दिया था कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे एडिशन होता है, ऐसे एलिमिनेशन होता है। और मैंने कहा था कि इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एल्केन्स में हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फ्री रेडिकल वाला, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़े ना अपन एल्केन में। और एल्कीन में अभी अपन पढ़े एलिमिनेशन, और एल्कीन की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एडिशन। जैसे एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वैसे एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। समझ गए। तो जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो वो थर्ड टाइप का रिएक्शन भी पढ़ लेंगे हम, एडिशन। ठीक है, तो क्या लिखे, डिहाइड्रोजनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। और कौन सा लगेगा, सिंस इन दिस रिएक्शन a hydrogen is removed since in this reaction a hydrogen is removed from a beta carbon beta समझ जाओगे ना, कार्बन नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन क्या है, कार्बन नेक्स्ट टू द बीटा कार्बन, कार्बन टू विच अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, या डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसको हम अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, तो since in this a hydrogen is removed from a beta carbon and halogen from the alpha carbon, therefore it is called beta elimination reaction. ठीक है, एक लाइन और लिखना है इसमें, नोट करके लिखो, ये रिएक्शन फास्टर किसमें होगा, स्लोअर किसमें होगा। मान लो कि हमने एक ही टाइप का अल्काइल ग्रुप लिया, 3 लोग हैं हम, एक ने Br ले लिया, एक ने उसी अल्किल ग्रुप के साथ Cl ले लिया, और एक ने उसी अल्किल ग्रुप के साथ I ले लिया। 3 ऑप्शन है ना अपने पास, Cl, Br, I। तो मैंने ये लिया, आप किसी 2 लोगों ने ये लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, किसका रिएक्शन फास्टर होगा, हमें ये देखना है। तो जो सबसे जल्दी लीव कर जाएगा उसका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो सबसे पहले भाग जाएगा छोड़ के उसको, वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, राइट। और वो कौन करेगा, जिसकी बॉन्ड वीकर होगी, है ना, समझ रहे। और किसकी बॉन्ड वीकर होगी, जो एटम बड़ा होगा, क्योंकि जब एटम बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। उसमें याद करो अपन पढ़े थे केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब। तो बॉन्ड जब बड़ी हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो इजीली रिमूव हो सकती है। तो आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। आयोडीन क्या होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप, और जल्दी छोड़ के जाएगा। तो अगर मैं सेम अल्किल ग्रुप के साथ अलग अलग हैलोजन की बात करूं, तो अल्किल आयोडाइड्स will be faster than bromides than chlorides. समझ गए। तो लिखो, नोट में लिखना, the ease of dehydrohalogenation of alkyl halide, the ease मतलब
आसानी है ना, कि कौन आसानी से करेगा रिएक्शन। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड having the same alkyl group, but same alkyl group, Dehydrogenation of alkyl. alkyl halides having the same alkyl group, but different halogens, is iodides greater than bromides। ये ईज का ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन क्लोराइड्स, ठीक है, आयोडाइड्स ग्रेटर देन ब्रोमाइड्स ग्रेटर देन क्लोराइड्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स रखते हैं, अल्किल ग्रुप चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अल्किल ग्रुप हुआ, Cl ले लेता हूं, ठीक है, ये भी एक अल्किल ग्रुप है ना, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ये है ना, और ये भी एक अल्किल ग्रुप है, ध्यान दें तीनों में क्लोरीन लिया हूं मैं, है ना, बट ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कैसे? क्लोरीन उस कार्बन से अटैच है जो एक और कार्बन से अटैच है, क्लोरीन उस कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, और क्लोरीन उस कार्बन से अटैच है जो 3 और से अटैच है। तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन। और हमने पढ़ा है कि 3 डिग्री वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो ये हमने फ्री रेडिकल में भी देखा था, कार्बोकैटायन में भी देखा था, कार्बो एनायन में भी देखा था। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस चैप्टर, कि कैसे हम उस चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसको हम इस चैप्टर में अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, चलो देखो तो क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक, ये नोट के अंदर ही है ना, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स having same halogen, for isomeric alkyl halide having the same halogen but different structures, is 3 डिग्री यानी टर्शरी है ना, ग्रेटर देन 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, ग्रेटर देन 1 डिग्री यानी प्राइमरी, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे स्टॉप कर दे, खत्म नहीं हो रहा, इसका अच्छा वाला पार्ट बचा है इस रिएक्शन का, एक और अच्छा पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, 2 मेथड हुए एल्कीन के प्रिपरेशन के ना, अभी एक आध मेथड और बचे हैं, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके प्रॉपर्टी चालू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, इसकी कोई क्लासेस मिस मत करना अभी, है ना, जब तक ये चैप्टर चल रहा है।